जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार और जानदार होने वाली है, क्योंकि आज अपन शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसी सीरीज की जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। साथियों, शुरुआत करेंगे आज संकट मोचन सीरीज की। आपके सारे संकट, आपका सारा डर, आपके सारे जो भी डाउट्स, वो सारे इस सीरीज के माध्यम से खत्म कर दिए जाएंगे। साथियों, मैं बता देता हूं, इस सीरीज के माध्यम से अपन प्रिपेयर करने वाले हैं साथियों एमसीक्यू क्वेश्चन को। बिल्कुल साथियों, एमसीक्यू क्वेश्चन की अपन बहुत ही खतरनाक ताबड़तोड़ तैयारी करने वाले हैं साथियों। एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया, रिक्त स्थान जो बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, वो क्वेश्चन हो गए, और एक एक नंबर के जो अति लघुरात्मक छोटे छोटे प्रश्न आते हैं साथियों, इन सब के आपके पेपर में वेटेज बनेगा 32 नंबर का। तो इन 32 नंबर को साथियों मैं मुट्ठी के अंदर लेकर के आ जाऊंगा साथियों। आपके ये सवाल एक भी बार नहीं जाएगा अगर ये सारी क्लासें आपने प्रॉपर देख ली। साथियों, इस सीरीज के अंदर मैं 10 से 15 क्लास के समथिंग लेकर के आऊंगा, जिसमें साथियों आपको बताया मैंने कि आपके यहाँ पर क्या होगा, जो पुराने साल के अंदर जो आए हुए क्वेश्चन है, मॉडल पेपर से क्वेश्चन है, डेस्क वर्क के क्वेश्चन है, जितना भी मैटर मिल सकता है उन सब का अपन क्या करेंगे, निचोड़ को एकत्रित करेंगे और सारे एक एक क्वेश्चन को यहाँ डिटेल से अपन क्लियर करेंगे, उससे मिलते जुलते सारे सवालों को यहाँ क्लियर करेंगे। और ये आपके अब सारे सवाल मुट्ठी में होंगे, 32 के 32 नंबर आपके मुट्ठी में होंगे अगर आपने ईमानदारी के साथ क्लासों को देखा है, मैटर को नोट किया है और ध्यान से इन चीजों को समझा है। ठीक है साथियों, ये जो एक एक नंबर का वेटेज 32 नंबर का बढ़ा है, सबको ऐसा लग रहा होगा कि पास होना आसान कर दिया है, इसलिए 32 मार्क्स आपको एक एक नंबर के रूप में दिए। लेकिन साथियों, ये आपके सामने एक चुनौती है, एक चैलेंज है, क्योंकि एक एक नंबर का प्रश्न आपका सही और गलत का मतलब ऑन ऑफ का काम करता है। एमसीक्यू ABCD जो पूछा वही बताना, कुछ और बता दिया मार्क्स नहीं मिलेगा। रिक्त स्थान जो पूछा वही बताना, कुछ और बता दिया मार्क्स नहीं मिलेगा। एक नंबर का प्रश्न आया है, सूत्र से संबंधित कोई प्रश्न, जैसे बेलन के आयतन से संबंधी है, बेलन के आयतन का सूत्र आएगा तो काम होगा, बाकी काम नहीं होगा। यानी यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, फालतू बात यहाँ पर नहीं चलने वाली है और उसके मार्क्स भी आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो हमें इसकी एक मजबूत तैयारी चाहिए साथियों, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। यहाँ पर बोल दिया भाई भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी लिखोगे ना, और कुछ नहीं लिख सकते। तो सिंपल सी बात आप समझ चुके होंगे साथियों कि यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बात होने वाली, या फर्जी के नंबर नहीं मिलेंगे। अगर क्वेश्चन बड़े नंबर का होना साथियों, तो अपन उसके अंदर कुछ ना कुछ अपन जो पढ़ा है उसका रिलेटेड कुछ ना कुछ बेटर भी लिखते हैं ना, जिसको आप बोलते हैं ठोक के आगे, तो भी आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाता है। लेकिन ये आपके सामने एक चैलेंज, एक चुनौती, एक प्रॉब्लम, एक समस्या, एक संकट है कि अब एक एक नंबर के प्रश्नों की संख्या बढ़ चुकी है। तो आपका काम आसान तो हो गया है, यदि आप मैटर को डिटेल से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, बारीकी से पढ़ो, तो काम आसान तो हो गया है। और आप चाहो तो ये आधे घंटे के अंदर 32 नंबर के प्रश्न कर सकते हो, और ऐसा होकर के रहेगा साथियों। अगर इन क्लासों को आपने प्रॉपर देख लिया है तो आधे घंटे के अंदर अंदर 32 क्वेश्चन को करके आओगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको इस क्लास से ही मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल साथियों, बने रहना। लगातार चीजें अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना, क्लासेस को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं संकट मोचन सीरीज की फर्स्ट क्लास की। ठीक है साथियों, तो यहां आप देखना, अपन सबसे पहले डेस्क वर्क से क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो यहां अपन बात करेंगे सबसे पहले आपके पेपर को लेकर के कि यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान क्या है। देखो, अभी नए पैटर्न के हिसाब से बात करें तो आपके पास 15 एमसीक्यू होंगे, लेकिन अब पुराने पैटर्न के अंदर जो ये है, इस डेस्क वर्क में तो 15 एमसीक्यू होने से, लेकिन फिर भी अपन क्या करेंगे साथियों, इसमें पुराने पैटर्न के हिसाब से कुल मिलाकर हमको एमसीक्यू की तैयारी करनी, बात खत्म। रिक्त स्थान के क्वेश्चनों की तैयारी करनी, बात खत्म। हमें वो तैयारी, हमें कुल मिलाकर के क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चंस, और उनको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अपन सोर्स इसको लेंगे, अब इसका पैटर्न अलग है, हमारा पैटर्न अलग होगा, लेकिन हमको क्वेश्चनों की तैयारी करनी है। तो बात करते हैं साथियों, यहाँ पर पहले अपन पहला पेपर उठाते हैं, उसके सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर क्लियर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर अच्छे से दिख गया होगा साथियों। यहाँ पर क्या बोला गया साथियों, आपको एक संख्या दे रखी है और आपको यहाँ बोला जा रहा साथियों, ये परिमेय संख्या, इसका दशमलव प्रसार है कैसा है, आपको ये बताना है। यानी जैसे संख्या को मैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिख देता हूँ साथियों, क्या है संख्या, उसको आप ध्यान से देखना। यहाँ पर संख्या बोली जा रही है साथियों 129, 129, क्या है साथियों, 129, और उसके बटा में दे रखा साथियों 2 की घात 5 और 5 की घात 7 और 5 की घात 7। अब देखो साथियों, हमें इसका दशमलव प्रसार बताना है। दशमलव प्रसार साथियों दो प्रकार से चलता है, या तो दशमलव प्रसार शांत हो सकता है या फिर आपका अशांत हो सकता है। अब हम कैसे पहचाने साथियों कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ध्यान से देखना, अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को क्लियर कर रहे हैं। यहां पर हमें एक परिमेय संख्या दे रखी, हमें इसको शांत और अशांत बताना है। तो यहां आपको एक चीज ध्यान रखनी है साथियों
कि आपका जो हर का अभाज्य गुणनखंड होता है ना, हर का अभाज्य गुणनखंड देखना है, और वो हर का अभाज्य गुणनखंड कैसा होना चाहिए उसके ऊपर अपन बात करते हैं। हर का अभाज्य गुणनखंड साथियों आपके 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए। यानी यदि आपके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है तो आपका दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो दशमलव प्रसार आपका शांत दशमलव प्रसार होगा। ध्यान से समझना। अब आप यहां देखो m और n आ रहे हैं, इसमें इसका क्या मतलब है? ये साथियों घाते हैं। क्या है साथियों? घाते। अब ये कुछ भी हो सकता है, 2 की घात 3 हो सकता है, 5 की घात 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। m और n घाते हैं। यानी हमने ये सीखा है कि किसी संख्या जो परिमेय संख्या है और उसके बटा में यानी हर के अंदर आपको ऐसा रूप देखने को मिलता है 2 की घात m और 5 की घात n का, तो अपन कह देंगे कि साथियों ये शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है शांत? तो यहां पर देखिए आपको कैसा रूप दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है 2 की घात 7, सॉरी 2 की घात कितनी दिख रही है? 5 दिख रही है। 2 की घात 5 और 5 की घात 7 और 5 की घात 7 जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो वो हो जाएगा 5 की घात 14। तो बताओ ये रूप आपका 2 की घात m इंटू 5 की घात n का हुआ कि नहीं हुआ? m का मान 5 है और n का मान कितना है? 14 है। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल हुआ है, यानी 2 की घात m और 5 की घात n का क्या है? ये रूप है। तो इसका मतलब साथियों ये दशमलव प्रसार कैसा होगा? ये दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ध्यान से समझ लेना, ऐसा प्रश्न छपता है कि आपको ऐसी संख्या देगा और आपको पूछेगा कि दशमलव प्रसार कैसा है, तो आपको परिमेय संख्या को कैसे देखना है? तो आपको कुछ नहीं करना, बटा में जाकर देखना, सीधा बटा में जाकर देखो और वहां आप ये देखो कि ऐसा रूप है कि नहीं। ऐसा रूप है, यानी 2 और 5 उसके गुणनखंड में बटा में आ रहे कि नहीं है। अगर कोई और संख्या होती, यहाँ पे माना कि 3 होता, 8 होता, 9 होता, 6 होता, जो भी होता, 7 होता, तो आप श्योर हो जाना साथियों वो आपका शांत दशमलव प्रसार नहीं है, वो आपका अशांत दशमलव प्रसार होगा। शांत के लिए एक ही निशानी ध्यान में रख लो आपको कि उसके बटा में 2 और 5 दोनों दिखने चाहिए गुणनखंड में, उसके अलावा आपको कोई संख्या नहीं दिखनी चाहिए। अब मेरे हिसाब से सवाल आप गलत करके नहीं आओगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो चुका है? तो अपना पहला ऑप्शन इसका क्या हो चुका है? राइट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन राइट है? तो क्वेश्चन ये अपना ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इस सिस्टम को आप साथ के साथ उतार जाना अपनी नोटबुक के अंदर व्यवस्थित तरीके से। अब अपन इसको क्लियर करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिख गया होगा। इसमें साथियों बोला जा रहा है कि निम्न में से द्विघात बहुपद नहीं है। अब एक चीज आपके दिमाग में बिठा लो कि द्विघात बहुपद होता क्या है। द्विघात बहुपद का मतलब होता है साथियों कि अगर आपके पास चर यानी x की अधिकतम घात 2 चल रही है तो वो द्विघात बहुपद होता है। तो यहां आप देखोगे कि फर्स्ट एक्स स्क्वायर है, वो आपका द्विघात बहुपद है। फिर आप देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ये भी द्विघात बहुपद है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है, ये भी द्विघात बहुपद है क्योंकि अधिकतम घात 2 है। लेकिन अगला आप देखो जिसमें आ रहा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, यहाँ पर x की अधिकतम घात 3 है, तो ये आपका त्रिघात बहुपद है, द्विघात बहुपद नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा साथियों दूसरे का। दूसरे में कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दूसरे के अंदर आपका दे ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरे में कौन सा राइट हो जाएगा? दे राइट हो जाएगा। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हमें एक समीकरण दे रखी है साथियों, रैखिक युग्म दे रखा है x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2 के हल पूछ रहा हमें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, स्क्रीन पर दिख गया होगा। हमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि x प्लस वाई बराबर तो दे रखा है 4 और x माइनस वाई बराबर हमें दे रखा है 2 दे रखा है, और हमें पूछ रहा है कि इसका हल ज्ञात करो। साथियों सिंपल सी बात है, इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर लो। विलोपन विधि कहती है कि दोनों समीकरणों को जोड़ लो, दोनों समीकरणों को जोड़ोगे तो प्लस का वाई माइनस का वाई से कटेगा, एक्स एंड एक्स कितना हो जाएगा? तो 2x हो जाएगा, बराबर 4 और 2 को जोड़ो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। आपको x का मान चाहिए तो इसको काट लो, कितनी बार कट रहा? 3 बार, तो x बराबर तो आ जाएगा 3। x का मान मिल चुका है तो x का मान किसी भी समीकरण में लिख दो, y का आ जाएगा। x का मान यहाँ लिख दो, तो यहाँ लिखूंगा तो x की जगह अगर 3 लिखूंगा प्लस y करूंगा, बराबर में कितना चल रहा है? 4। हमें y चाहिए तो 3 को उधर भेज दो, तो y बराबर आ जाएगा आपके पास 4 माइनस 3, यानी 4 में से 3 घटाओ तो 1 आ जाएगा। तो x बराबर 3 और y बराबर 1, ये आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है? वो राइट हो जाएगा। x बराबर 3 है और y बराबर कितना है साथियों? यहाँ पर देखिए x बराबर 3 y बराबर 1 है, ये ऑप्शन नंबर बे राइट होगा। उसमें दोनों एक्स एक्स लिख रखे, दोनों एक्स नहीं है, एक एक्स और एक वाई है। तो एक्स बराबर 3 है और वाई बराबर क्या है साथियों? 1 है। एक्स बराबर 3 है और वाई बराबर 1 है, तो ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है ना, पहला एक्स और दूसरा वाई है, तो एक्स बराबर 3 और वाई बराबर कितना है? 1, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों,
तो यहाँ पर सिंपल सा अपन ने विलोपन विधि लगाई है, दोनों समीकरणों को जोड़ा है और अपने को क्या मिल चुका है साथियों, आंसर मिल चुका है। तो इस तरह का सवाल भी आता है जिसको अपन को डायरेक्ट करना आना चाहिए, फटाफट उनको जोड़ो घटाओ एंड विलोपन विधि को डायरेक्टली अपन ने क्या कर लिया, यूज कर लिया। इसको आप नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लो साथियों, यहां पर क्या दिख रहा है, स्क्रीन पर दिख गया होगा, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि है। तो साथियों द्विघात समीकरण को हल करने की आपके पास जो विधियां चलती है उसमें देख लो कौन सी चलती है। एक तो चलती है गुणनखंड विधि, कौन सी चलती है, गुणनखंड, जिस विधि के सहायता से आप शून्य भी ज्ञात करते हो। दूसरी चलती है पूर्ण वर्ग विधि, जो साथियों इस बार आपके हट चुकी है, कोर्स में नहीं है, सिलेबस में नहीं, पिछले साल थी, पूर्ण वर्ग विधि। और एक आती है साथियों श्रीधर आचार्य विधि, जो आपके भी है प्रश्नावली नंबर 4 के अंदर है, श्रीधर आचार्य विधि। और अब इसके अलावा आपको ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, द्विघात है, पूर्ण वर्ग विधि है, गुणनखंड विधि है, द्विघात सूत्र विधि बिल्कुल हो जाएगी, यानी सभी विधियां हैं साथियों, गुणनखंडी विधि भी है, पूर्ण वर्ग विधि भी है, द्विघात सूत्र जो आपका वो हो जाएगा, ठीक है, श्रीधर आचार्य से। तो इसके अंदर सारी विधियां आ जाएगी, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, दे राइट हो जाएगा, ठीक है, इसको आप दे राइट कर लेना। फिर बात करते हैं साथियों, समांतर श्रेणी दे रखी है आपको, क्या दे रखी, समांतर श्रेणी 4, 10, 16 और 22, इसका प्रथम पद पूछ रहा है और सारवंतर पूछ रहा है। देखो ध्यान से देखना, ऐसा प्रश्न आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, 4, 10 और 16 और 22, 4, 10, 16 और 22। अब साथियों इसको ध्यान से देखना, हमें क्या क्या पूछ रहा है। एक तो पूछ रहा है साथियों हमें प्रथम पद पूछ रहा है, प्रथम पद क्या होगा, जो इसका पहला पद होगा, तो प्रथम पद तो हो जाएगा हमारे पास 4। फिर हमें पूछा सारवंतर, सारवंतर का मतलब होता है दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटा दो, तो 10 में से 4 घटा दो, 10 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा सारवंतर। तो प्रथम पद 4 हो जाएगा और सारवंतर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, प्रथम पद तो 4 प्रथम पद आप 4 कर लेना, सारवंतर आपका 10 कर लेना, सॉरी सारवंतर हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा। 4 और 6 किसमें आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा बे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा साथियों, बे राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बे। तो इस प्रकार से हम छोटे छोटे सवालों को बहुत ही ढंग से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसके अंदर एक 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला में वृत्त का व्यास दे रखा है, ठीक है, वृत्त का एक व्यास है। तो अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, हमें यहाँ पर व्यास दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, यानी व्यास कितना दे रखा है साथियों, आपको व्यास दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, सॉरी त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास होगा, यानी ये तो हमें त्रिज्या दे रही, वाओ, त्रिज्या देकर के व्यास पूछ रहा है। अब देखो कितना आसान सवाल है, त्रिज्या दे रही, व्यास पूछ रहा है, त्रिज्या और व्यास में संबंध पता होना चाहिए कि व्यास त्रिज्या की क्या होती है, डबल होती है। तो यहाँ पर देखिए व्यास, व्यास हमसे पूछ रहा है, व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना, यानी त्रिज्या को 2 से गुणा कर दो, तो साथियों त्रिज्या कितनी है, 3.5 3.5 इंटू 2, 3.5 यानी 3.5, 3.5 का डबल होता है 7 ये कितना देगा साथियों, 7। तो व्यास कितना आ गया आपके पास, 7 आ गया, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, बे। इसको अच्छे से नोट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं साथियों। यहां पर बोला जा रहा साथियों हमें एक बिंदु दे रखा -3 और 5, और आपको पूछा जा रहा साथियों ये कौन से चतुर्थांश में होगा। अब देखो आपको चतुर्थांश से करना है। सबसे पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो कि चतुर्थांश होता क्या है। जब एक्स और वाई लाइन आपस में काटती है तो यहाँ पर 4 चतुर्थांश बनते हैं साथियों। ये आपका प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये आपके पास तृतीय, और ये आपका होता है चतुर्थ चतुर्थांश। अब हमें बताना है कि हमें बिंदु -3 और 5 दे रखा, वो कौन से चतुर्थांश में। तो सिंपल सी बात देखो कि -3 किधर आएगा, तो -3 इधर आएगा। फिर 5, देखो आपको बिंदु दे रखा -3 और 5। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि -3 यानी ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, x -3 किधर होगा, इस लाइन पर होगा, y +5 किधर होगा, इस लाइन पर होगा। तो बिंदु कुल मिलाकर के कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो बताओ ये कौन सा चतुर्थांश में आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा। तो इस प्रकार का कोई भी सवाल हो तो अपन को जवाब देना आना चाहिए साथियों। सिंपल सी बात, जैसे मैंने बोला -2 और -7 ये कौन से चतुर्थांश में आएगा। तो बताओ x क्या है, माइनस का, मतलब इस लाइन को पकड़ो, y भी क्या है, माइनस का, तो इस लाइन को पकड़ो। तो बिंदु कहाँ आएगा, यह आएगा, दोनों लाइन। तो बिंदु यह आएगा, तो कौन से में आएगा, तीसरे में आएगा। फिर मैंने बिंदु ले लिया कि 5 और फिर मैंने ले लिया -4, क्या ले लिया, -4। तो अब देखो 5 प्लस का है, यानी x प्लस का कहाँ होगा, इस लाइन पे होगा, y माइनस का किस लाइन पे होगा, यह होगा। तो बिंदु कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में, यानी यह आएगा। तो ये कौन सा चतुर्थांश में, देखो ये तो आ जाएगा आपके पास दूसरे चतुर्थांश के अंदर, यह आ जाएगा आपके पास तीसरे चतुर्थांश में, यह आ जाएगा आपके पास चौथे चतुर्थांश में, कहाँ जाएगा, चौथे में आ जाएगा। और दोनों ही प्लस को, जैसे मैंने बोल दिया 3, 7 दोनों ही प्लस के, दोनों प्लस के कहाँ थे, इसमें, यानी इसमें तो आएगा दोनों प्लस प्लस का आएंगे, ध्यान से देखना। और इस वाले चतुर्थांश में आएगा, देखो x तो माइनस का आएगा और y किसका आएगा, प्लस का आएगा। इस वाले में x भी माइनस का और y भी माइनस का, तो माइनस माइनस वाले इसमें आएंगे।
इस वाले में देखो x तो प्लस का आएगा, लेकिन y वाला क्या आएगा तो माइनस का आएगा। तो इस प्रकार से अपन, ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझे। कोई सा भी बिंदु देगा, चतुर्थांश बताना होगा तो इस तरह से बताएंगे। सवाल एक है, लेकिन उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि अगर ये सवाल तो नहीं छपा, लेकिन इससे रिलेटेड दूसरा सवाल छप गया तो अपन क्या जवाब देंगे। और ध्यान रखना साथियों, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष को अपन क्षैतिज रेखा कहते हैं, वाई अक्ष को अपन ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर काटता है उसको अपन मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। यहां से भी 1 नंबर का एमसीक्यू है, रिक्त स्थान के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट करो, फिर अपन इसका क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर करता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते साथियों, क्या बोला जा रहा है। यहां बोला है कि tan 45 प्लस cot 45 का मान ज्ञात करो। अब मान ज्ञात करना, देखो साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको टेबल बनाना बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। किसकी बात कर रहा हूं मैं? त्रिकोणमिति की बात कर रहा हूं। जो टेबल होती है मान वाली, वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। उस टेबल को आप जाते एग्जाम में सबसे पहले एंट्री करने के बाद पीछे पीछे बढ़ा दो, क्योंकि उससे रिलेटेड आपको 1, 2 सवाल, 3 सवाल देखने को मिलेंगे। आप शायद वैल्यू याद नहीं कर सकते हो, तो टेबल बनाने की कला आपको आनी चाहिए। उसके लिए मैं आपके एक स्पेशल क्लास लेकर आऊंगा, टेबल को कैसे बनाई जाती है। मात्र 2 मिनट के अंदर अंदर आप टेबल को बना दोगे। ठीक है साथियों, तो यहाँ वैल्यू आपको पता होगी, tan 45 का मान होता है 1 और cot 45 का मान होता है 1। ठीक है, ये वैल्यू हमें पता होना जरूरी है, बाकी ये सवाल नहीं होगा। 1 और 1 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा साथियों? 2 आएगा। और ये आपके कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? 2 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? देखो फटाफट, तो ये आपके ऑप्शन में आ रहा है बे, तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बे ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के आपको क्या बोला जा रहा है? यहां बोला जा रहा है साथियों आपको cos 90 माइनस 48 का मान याद करना है। वैसे अब देखा जाए तो आपके ये भी हट चुका है, ये परिवर्तित सूत्र है, पहले काम आता था। एक सूत्र है साथियों, ध्यान से बताता हूं मैं, इसको देखना। cos 90 माइनस थीटा, उसका मान होता है साथियों sin थीटा। कितना होता है? sin थीटा। इस चीज को ध्यान रखना। तो यहां पर देखो ये सूत्र अप्लाई हो रहा है, cos 90 माइनस थीटा, तो वो होता है sin थीटा। तो sin थीटा, थीटा की जगह कितना चल रहा है साथियों? 48। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? sin 48। sin 48 आ रहा से के अंदर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? से हो जाएगा। आप बोलो सर ये क्या जादू है? तो सूत्र है, जादू नहीं है। ठीक है, तो यहां देखना, अगर ये ऐसा होता तो sin 90 माइनस थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है साथियों? cos थीटा होता है। क्या होता है? cos थीटा। यानी एक दूसरे में sin 90 माइनस थीटा आएगा तो cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा है तो sin थीटा, ये ध्यान रखना। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो cot थीटा होता है। ये भी सूत्र साथ के साथ लिख लेना आप। ठीक है, कैसा भी सूत्र सवाल बन जाए, अपने को हर परिस्थिति में तैयार रहना। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो cot थीटा होता है। क्या होता है? cot थीटा। अगर ये ऐसा आ जाता tan 90 माइनस 48, तो ये देगा cot 48। क्या देगा? cot 48। ठीक है, और cot 90 माइनस थीटा होगा तो क्या करेंगे? तो उसका tan थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों? tan थीटा आ जाएगा। अब बाकी बचा आपका, देखो वो भी लिख लो आप। यहां पर देखो, अगर sec 90 माइनस थीटा होगा तो वो क्या हो जाएगा साथियों? तो वो आ जाएगा cosec थीटा। क्या आ जाएगा? cosec थीटा। और अगर cosec 90 माइनस थीटा होगा तो cosec 90 माइनस थीटा, तो वो आ जाएगा आपके साथियों, क्या आ जाएगा? तो sec थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो ये सूत्र आपके लिए और खास लिख देता हूं मैं, इनके ऊपर ऐसे डायरेक्ट सवाल बनता है कि ये दे देगा तो हमें होश नहीं रहेगा, हवा नहीं लगेगी हमारे क्या सवाल दे रखा है। तो आपको इस सूत्र पता होना चाहिए कि परिवर्तित सूत्र का सवाल है कि sin 90 माइनस थीटा दे रखा है, इसका मतलब वो cos थीटा होगा। आप थीटा कितना है वो देख लो, लिख लो। ठीक है, तो ये परिवर्तित सूत्र आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर के इस तरह के सवाल को आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में साथियों बोला जा रहा है, हमें सूत्र दे रखे हैं, माध्य के सूत्र दे रखे हैं। अब आपको माध्य के सारा सूत्र पता होना चाहिए, पग विचलन हो, प्रत्यक्ष विधि हो, कल्पित विधि हो। ठीक है, तो सारे सूत्र आपको पता होना चाहिए। जैसे बात करते हैं सिग्मा x बटेवा n, ये आपके सिंपल माध्य का सूत्र है कि संख्याओं का योग बटेवा उनकी कितनी संख्या है, औसत निकालते हैं वैसे, तो ये तो माध्य का सूत्र में आएगा। अब जैसे बात करते हैं से के अंदर सिग्मा एफ एक्स, यानी सिग्मा एफ एक्स बटेवा एन, ये भी माध्य का सूत्र हो जाएगा। सिग्मा एफ आई डी आई बटेवा एन, ये भी माध्य का सूत्र है। लेकिन साथियों ये आपका कहीं सूत्र नहीं आता, सिग्मा एक्स प्लस ए प्लस एच और बटेवा एन, ये किसी प्रकार के माध्य के सूत्र में नहीं आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बे, यानी ये आप तभी डिफाइन कर पाओगे कौन सा है या नहीं है। तो आपको ये पता होना जरूरी है कि माध्य के सूत्र होते कौन कौन से है। तो ये सारे आपके सूत्र है साथियों, सिग्मा एक्स बटेवा एन, सिग्मा एफ एक्स बटेवा एन और सिग्मा एफ आई डी आई बटेवा एन, यानी ये कल्पित विधि का हो जाएगा और ये आपके प्रत्यक्ष विधि का हो जाएगा एक, और एक आपके हो जाएगा नॉर्मल औसत वाला सूत्र हो जाएगा। ठीक है, ये अपना यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या बोला जा रहा है, इसको सवाल को आप ध्यान से देखें।
क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर अपन बात कर लेते हैं, लिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो सिंपल सी बात, इसका जवाब देने के लिए आपको एक ही चीज पता होनी चाहिए कि किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, आपके माइनस में नहीं आएगी, बटा में हो सकती है, प्रतिशत में हो सकती है, पॉइंट में हो सकती है, लेकिन किसी भी घटना की प्रायिकता आपके नेगेटिव नहीं होगी। इस बात का आप ध्यान रखे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बे आ रहा है साथियों, जो माइनस का 1.5 है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं साथियों अपन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर तो अपना ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं, यहां पर आपका आ जाएगा बे ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बे, माइनस का 1.5। ये आपके प्रायिकता नहीं हो सकती साथियों। प्रायिकता कभी भी नेगेटिव में नहीं आती, हमेशा पॉजिटिव में आएगी, ठीक है, ध्यान रखना। प्रतिशत हो सकता है, पॉइंट हो सकता है, बटा हो सकता है, तो सारे ऑप्शन राइट है, केवल आपका ये आपका माइनस का 1.5 गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अपने एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं साथियों रिक्त स्थानों वाले क्वेश्चन की। रिक्त स्थानों वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। उसका पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना आप, यहां पर बोला जा रहा है कि a1 बटेवा a2 b1 बटेवा b2 c1 बटेवा c2 हो तो समीकरण निकाय का हल होता है। तो अब हमें बताना हल कैसा होगा। तो हल कैसा होता है यहाँ पर साथियों, तो यहाँ पर आपका हल संगत होगा। कैसा होगा साथियों? संगत। और हल कितने होंगे? तो आपके यहाँ पर साथियों अनंत हल होंगे, क्योंकि ये जो कंडीशन है ना, आप ध्यान से देखो, a1 बटेवा a2 बराबर b1 बटेवा b2 बराबर c1 बटेवा c2, ये कंडीशन है साथियों दो रेखाओं के समपाती होने की, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आती है तो समपाती होने वाली कंडीशन है। तो यहाँ पर हल कैसे होंगे? तो साथियों आपके अनंत हल होंगे। कैसे होंगे साथियों? अनंत हल होंगे। इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपके हल कैसे हो जाएगा? तो निकाय का हल अनंत होगा और यहाँ पर संगत हल होगा। कैसा होगा? संगत। दोनों में से कुछ भी लिखेंगे राइट माना जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसका दूसरा, हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है 10 8 6 4 और इसका हमें 7वां पद ज्ञात करना है। क्या है साथियों? श्रेणी देखो आप, क्वेश्चन इसका सेकंड क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका सेकंड कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है अपना, ठीक है। 10 8 6 4 10 8 6 4, इसका हमें साथियों 7वां पद ज्ञात करना है। इसका कौन सा पद चाहिए? 7वां पद चाहिए। तो आप मुझे बताओ 7वां पद चाहिए, 7वें पद का सूत्र होता है साथियों a + 6d। बताओ होता ही नहीं होता है। तो ये आ जाएगा साथियों आपके पास a7 बराबर a + 6d। a कितना? प्रथम पद हो जाएगा 10 + 6, d कितना? तो d 8 में से 10 घटा दो। गलती यहाँ ये मत करना कि 10 में से 8 घटा दो 2 आ जाएगा, गलत हो जाएगा। 8 में से 10 ही घटाना है, अगली संख्या में से पिछली संख्या घटानी। 8 में से 10 घटाओगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 10, 6 दूनी 12, लेकिन प्लस माइनस के 12 आ जाएगा। 10 में से 12 घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो इसका 7वां पद कितना आ जाएगा साथियों? माइनस का 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर दो, फिर मैं बोर्ड को क्लियर कर लेता हूं। तो यहां अब अपन इसके तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। यहां बोला जा रहा है कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है। तो स्पर्श रेखा का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर देता है। आज देखना, ध्यान से देखना। तो यहां देखना, ये आपका एक वृत्त है। क्या है साथियों? वृत्त है। इस वृत्त की अपन बात कर रहे हैं। अब यहां पर स्पर्श रेखाओं की बात करते हैं। अगर बिंदु बाहर है तो इसके ऊपर स्पर्श रेखा कितनी खींच सकते हैं साथियों? 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो बाहर वाले बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं साथियों? तो 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितनी? 2। अभी आपको प्रश्न बोला गया था बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा? तो 2 स्पर्श रेखा। अगर बिंदु वृत्त के ऊपर है, यानी वृत्त के ऊपर मान लिया यहां है, तो उस पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं साथियों? 1 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यानी वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 1 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। लेकिन अगर वृत्त के अंदर बिंदु आ गया तो आपकी कितनी स्पर्श रेखा साथियों? तो यहां पर हो जाएगी साथियों 0 स्पर्श रेखा, यानी कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। तो स्पर्श रेखाओं की संख्या से रिलेटेड आपके 3 प्रकार से प्रश्न बन सकता है। वृत्त के बाहर बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा? 2 स्पर्श रेखा। वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा? 1 स्पर्श रेखा। और वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा? तो ये आ जाएगी आपकी 0, कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, ठीक है साथियों। अब स्पर्श रेखा होती क्या है? तो सिंपल सी बात ध्यान रखना साथियों, आपके किसी वृत्त के किसी एक बिंदु पर है ना, जो टच करके वो निकलने वाली लाइन होती है उसको अपन स्पर्श रेखा कहते हैं। किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना साथियों, एक प्रश्न ये भी बनता है कि बाहरी बिंदु से बाह्य बिंदु पर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। इसका प्रश्न बन जाता है एमसीक्यू में, बनो या रिक्त स्थानों में। क्या कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, चाहो तो साथ के साथ लिख भी सकते हो इन बातों को, आप आपके हिसाब से लिख सकते हो। मैं बोल रहा हूँ चीज वो कि वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। यहां से प्रश्न बन सकता है। एक प्रश्न ये बनता है साथियों आपके कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर होती है, लंबवत होती है।
यानी इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी ध्यान रखना साथियों कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर आपके समकोण पर समद्विभाजित करती है, यानी लंबवत होती है। क्या होती है, दोनों एक दूसरे पर लंबवत होती है, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती है। इस चीज का भी आपका अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। एक प्रश्न साथियों यहाँ पर यह बनता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है, आपको ये वाला कोण दे देता है और ये वाला कोण आपसे पूछता है, तो आपको ये पता होना चाहिए साथियों कि त्रिज्याओं के द्वारा, जैसे ये बोल दिया 110 डिग्री है और मुझे ये कोण पूछ लिया है, तो साथियों सिंपल सा ये कोण हो जाएगा आपका 70 डिग्री। आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना साथियों, इस कोण का योग 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, कैसे होगा, तो यहाँ देखो ध्यान से साथियों, यहाँ पर क्या हुआ, ये 90 है और ये 90 है, 90 और 90 कितना हो गया, 180। हमें पता है ये कौन सा क्या बन रहा है साथियों, चतुर्भुज बन रहा है। देखो 1 2 3 4, 4 भुजा में चतुर्भुज बन रहा है। तो यहाँ देखो 90 और 90 180 हो चुका है, तो हमें तो पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। अगर दो कोणों का योग 180 हो चुका तो बचे हुए दो कोणों का कितना होगा, 180 होगा। इसलिए ये 110 है, तो ये कितना हो जाएगा साथियों, आपके पास 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70। यानी त्रिज्याओं के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, स्पर्श रेखाओं के द्वारा बाहरी बिंदु पर अंतरित कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। प्रश्न बनता है, बनेगा, 100% बनेगा। अभी जो मैंने सारी बातें बोली है, इसमें से एक प्रश्न ना बने तो बात ही बिगड़ गई। ठीक है साथियों, यानी स्पर्श रेखा से रिलेटेड, वृत्त पर रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्लियर करते हैं। एक क्वेश्चन और बता के जा रहा हूं साथियों, बनेगा और याद करोगे आप कब बनेगा, तो किसी वृत्त के ऊपर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो साथियों 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। सारे पॉइंट्स बना के लिख देना और इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा आपका। 1 नंबर क्लियर है आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन से कि किसी वृत्त के ऊपर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यानी ये रेखा है तो इसके समांतर में ये रेखा खींच सकता हूं, इससे ज्यादा समांतर स्पर्श रेखा का युग्म। अब और बनाऊंगा तो वो दूसरा युग्म बनेगा। यानी कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो 2 से ज्यादा समांतर स्पर्श रेखाएं अपन नहीं खींच सकते। ये पॉइंट भी आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो सारे पॉइंट्स अपन ने क्लियर कर लिए। एक बार वापस सुन लेना, मैंने क्या बताया। बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा। वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा, 1। वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा, तो 0 स्पर्श रेखा हो जाएगी। फिर बात करते हैं वृत्त के बाहर से बिंदु से परिधि पर जो खींच के स्पर्श रेखाएं होती है, उनकी लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। यानी ये जितनी लंबी होगी उतनी लंबी ये होगी। फिर हमें ध्यान रखना है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है, दोनों के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। फिर हमें ध्यान रखना है कि त्रिज्याओं के द्वारा बना केंद्र पर अंतरित कोण और स्पर्श रेखाओं के द्वारा बाह्य बिंदु पर अंतरित कोण, इन दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। डायरेक्ट प्रश्न आता है एमसीक्यू में, ये 110 दे दिया और ये पूछ दिया कितना होगा। यानी एक कोण देकर के दूसरा कोण पूछेगा तो हमको कुछ नहीं करना, योग 180 करना है। ठीक है, आगे बात क्लियर है। इस चीज को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, सारी चीजों को अच्छे से नोट कर लेना, जो भी मैंने बोली है क्लास को रोक के। ठीक है, अब आप इस चीज को क्या उतारोगे, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। आगे और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, तो आगे की बात करते हैं साथियों। यहाँ पर हमें क्या बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन अपन बात करते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में 2 बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। दूरी सूत्र पूछ रहा है हमें प्रश्नावली 7 का। ठीक है, प्रश्नावली 7.1 के अंदर है दूरी सूत्र हमें पूछ रहा है साथियों, दूरी सूत्र पूछ रहा है। दूरी सूत्र तो अब याद होगा तो ही लिख पाएंगे, याद नहीं होगा तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। याद करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आ गया आपके पास दूरी सूत्र। 2 बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र यही है साथियों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपको याद करना पड़ेगा। अब देखो ना, 1 नंबर के अंदर पूछा, जो नहीं लिखा तो फिर नंबर नहीं मिलेगा। दूरी सूत्र पूछा, आप कुछ और दूरी सूत्र लिख देता हो तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। यानी जैसा पूछा जा रहा है वैसे ही आपको जवाब देना है। 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालनी तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट्स ऑल। इसके बाद अपन बात करते हैं साथियों, एक और क्वेश्चन है आपका, लो अभी बन गया sin 90 माइनस थीटा। तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। अभी बताया आपको, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। परिवर्ती सूत्र सारे याद कर लेना, अभी बताए थे मैंने। क्लास में जो बातें बताई जा रही है, जो पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं, चाहे मैं लिखूं ना लिखूं, मैं बोल रहा हूं ना, उन चीजों को भी आपको नोट करनी है और उन्हीं से आपका प्रश्न छपने वाला है। 10 से 15 क्लासेस ध्यान से देख लेना, ईमानदारी के साथ पहले कह रहा हूं, उन्हीं से आपका प्रश्न छपेगा। 32 मार्क्स आपकी मुट्ठी में होंगे और अगर ये 32 मार्क्स की तैयारी अच्छी कर लेना, आप तो बड़े बड़े क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखना, हमें एक बंटन दे रखा 7 4 6 और उसके बाद दे रखा 7 4 6 3 8 5 9। हमें माध्यिक ज्ञात करना, सॉरी माध्यिका ज्ञात करनी है। इसकी क्या ज्ञात करनी, माध्यिका। कुछ भी नहीं करना है, आपको जो संख्याएं दे रखी ना उसको एक क्रम में जमाओ, या तो बढ़ता क्रम लो या फिर घटता क्रम लो। फिर तरीका बता दूंगा मैं इसका। मैं यहाँ पर दे रहा हूँ साथियों, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ घटता क्रम ले लेता हूँ। जैसे सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं 9 के बाद फिर छोटी संख्या क्या आ रही है, तो 9 के बाद 8 आ रही है।
फिर 7 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर आ रहा है 3 आ रहा है। क्या आ रहा है? 5 4 3, फिर 2 1 कुछ नहीं है। ठीक है, हमें इसका क्या ज्ञात करना साथियों? माध्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? माध्यक। जब भी सीरीज में कोई संख्या दे रही है उसका माध्यक ज्ञात करना ना, तो सिंपल सी बात है, आप ये देखो कि संख्या कितनी दे रखी है। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या दे रखी और 7 सम है कि विषम है? आप बोलोगे विषम है। तो विषम है तो आपको माध्यक निकालने का जो सूत्र चलेगा ना, उस सूत्र को ध्यान से देखो। इसका माध्यक होगा साथियों, आपको कुछ नहीं करना, n+1 बटेवा 2वां पद लिखना है। क्या लिखना है? n+1 बटेवा 2वां पद। यानी n कितना आपके पास? n यानी कितनी संख्या है? 7 संख्या है। तो 7 + 1 बटेवा क्या कर दो आप? 2, और ये आपका क्या चल रहा है? वहां पद चल रहा है। ये वहां पद लिखना अगर भूल गए ना साथियों, तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। पहले ही कह रहा हूं, ये सब वहां पद का ही खेल है। तो माध्यक आ जाएगा आपके पास 7 + 1 8 होता है। 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। अब आप ऑप्शन में ये ऑप्शन सबसे पहले देगा वो, क्योंकि उसको पता है बच्चे 4 ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर माध्यक 4 नहीं है, माध्यक आपका 4 वहां पद है साथियों। ध्यान से देखो, इस वहां पद का खेल ये है कि यहाँ पर आपका माध्यक n+1 बटेवा 2 लिख दोगे ना, सूत्र लगाओगे तो 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा, 4 आपका माध्यक नहीं होगा। ऑप्शन में सबसे पहले यही होगा और आप यही करके आओगे। लेकिन अभी आप क्लियर कर लेना, ये 4 नहीं है, 4 वहां पद है। अब आप यहाँ पर देखो 4वां पद क्या है? 1 2 3 4, 4वां पद है आपका 6, तो माध्यक हो जाएगा आपका पास यहाँ पर 6। आप बात को समझे कि नहीं समझे? बात को क्लियर कर लेना। पहले कह रहा हूं, गलती कहां करोगे मैंने बता दिया आपको। आप ऑप्शन 4 वाला क्लियर करके आओगे, टिक करके आओगे, और ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है, क्योंकि यहां पर माध्यक 4 नहीं है, माध्यक आपका 4वां पद है, और 4वां पद आपको इसमें देना है। फिर एक और गलती करोगे, मैं बता देता हूं आपको, आप इसको क्रम में नहीं जमाओगे। आप संख्या गिन लोगे, 7 है, संख्या 7 विषम, विषम का सूत्र लगा तो फटाफट कर लोगे, और फिर आप गलत कर बैठोगे साथियों। अगर ऑर्डर में नहीं जमाओगे ना, तो आपका आंसर फिर और गलत आ जाएगा। अगर इस बात का आप ध्यान रख लोगे कि ये 4 नहीं है, 4वां पद है लेकिन अगर आपका ये ऑर्डर में नहीं जमा हुआ ना, या तो घटते क्रम या बढ़ते क्रम में, फिर भी आप गलत करके आओगे। तो सबसे पहला काम है ऑर्डर में जमाओ, फिर उसके बाद सूत्र लगाओ, फिर अपने को चेक करना जो कर लो। इसको अच्छे से नोट करो। यहाँ पर अपना रिक्त स्थान का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, फिर अपन अति लघुरात्मक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब साथियों अपन अति लघुरात्मक प्रश्नों को कर लेते हैं। अति लघुरात्मक प्रश्नों के अंदर जैसे अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो किसका कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। आप क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन में क्या दे रहेगा, कैसे उसको करना है, बात खत्म। ठीक है, किसका कौन सा सवाल है आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अति लघुरात्मक प्रश्न यानी आप समझते जाओगे अति लघुरात्मक कैसे आते हैं, एमसीक्यू कैसे आते हैं, रिक्त स्थान के कैसे आते हैं, ये समझ लो बहुत है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा साथियों में 180। ठीक है, अच्छी बात है। और महत्तम समापत्ति दे रखा साथियों हमें में से कितना दे रखा साथियों? 3 दे रखा है। और हमें क्या पूछ रहा है? आप ले से ज्ञात करो, लघुत्तम समापत्ति ज्ञात। इस सवाल को करने के लिए आपको यहां पर साथियों क्या करना पड़ेगा? एक सूत्र लगाना पड़ेगा। वो है साथियों की दो संख्याओं का गुणा। क्या साथियों? दो संख्याओं का गुणा। दो संख्याओं का जो गुणा होता है वो जो होता है वो आपके बराबर होता है साथियों ले से इंटू में से, जिसको अपन बोलते हैं एलसीएम और एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणा, ये कितना दे रखा है? 180 बराबर ले से हमें ज्ञात करना है, में से हमें कितना दे रखा साथियों? तो 3 दे रखा है। ये 3 उधर गुणा में है तो उसको भाग में भेज दो, तो 180 बटेवा 3 बराबर ले से। काटो इसको, 6 बार जा रहा है 60 आ गया। तो बताओ ले से कितना हो जाएगा आपके पास? 60 हो जाएगा। अगर ये 2 नंबर का सवाल है ना साथियों, सॉरी अभी ये तो 1 नंबर का ही है, तो आधा नंबर आपको सूत्र का मिला और आधा नंबर आपको ये करने का मिला। 1 नंबर आपका दोनों को जोड़ कर बनेगा। तो इस सवाल को ढंग से कर लेना। फॉर्मूला नहीं लिखोगे ना तो नंबर नहीं मिलेंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो इसको आप ढंग से उतारो। बात करें साथियों इसके दूसरे सवाल की। यहां बोला जा रहा है साथियों एक बहुपद दे रखा है x² + 3x + 1। हमें बोला जा रहा है कि x - 2 का भाग इसमें दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। इसका शेषफल ज्ञात करना ना साथियों सिंपल सा तरीका है। आपको जो दूसरा बहुपद दे रखा छोटा वाला, उसमें x की वैल्यू निकाल लो। तो यहां से आप इसको 0 के बराबर लिखो, तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये जो x का मान आया ना साथियों, इसको आपको इस बहुपद के अंदर पुट कर देना है। तो यहां पर पुट कर दो आप फटाफट। तो x का मान पुट करोगे तो यह देखो 2 का स्क्वायर, ये x की जगह 2 लिखोगे, 2 का स्क्वायर, फिर 3 x की जगह 2 लिखोगे +1, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 3 दूनी कितना होता है? 6 + 1 6 4 10 1 11। तो आपके पास शेषफल कितना देगा साथियों? 11 आ जाएगा। शेषफल कितना देगा? 11 आ जाएगा।
यानी इस तरह का जो भी सवाल आता है आपके पास कि शेषफल ज्ञात करने वाला, तो कुछ नहीं करना है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, उस बहुपद के अंदर रखनी है, जो भी मिलेगा वो आपका क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस प्रकार है, अति लघुरात्मक में हमें एक समीकरण दे रखी है और हमसे पूछा जा रहा है साथियों कि इसके शून्यकों का योग क्या होगा और इसके शून्यकों का गुणा क्या होगा। आप तो सोच रहे होंगे सर हमें शून्यक तो पता ही नहीं, हम योग और गुणा की क्या बात करें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सूत्र पता होना चाहिए साथियों कि शून्यकों का योग जो होता ना, इधर देखो ध्यान से, शून्यकों का योग, शून्यकों का जो योग होता है उसका सूत्र होता है साथियों अल्फा प्लस बीटा, और वो किसके बराबर होता है, माइनस का बी बटे ए होता है। तो शून्यकों का जो योग होगा साथियों वो कितना मिलेगा आपके पास, ये ध्यान से देखना, यानी अल्फा प्लस बीटा जो आएगा माइनस का बी बटा है। अब देखो ए बी कैसे निकालेंगे, ये होता है ए एक्स स्क्वायर, ये होता है बी एक्स प्लस ये होता है सी। एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी होता है वो आपका ए होता है, एक्स के साथ में जो भी होता है वो आपका बी, और अकेला होता है वो सी होता है। तो यहाँ देखो माइनस माइनस फिर बी चाहिए, बी आपके पास कितना साथियों, तो माइनस का 6, कितना है माइनस का 6, तो यह देगा माइनस का 6। ए कितना आपके पास, तो ए हो जाएगा आपके पास, या कुछ नहीं है तो 1 है तो ए हो जाएगा 1, तो यह देगा आपके पास माइनस माइनस प्लस यानी 6 हो जाएगा। तो शून्यकों का योग कितना आ गया साथियों 6। इसी प्रकार अपन शून्यकों का गुणा की बात कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा वो होता है साथियों सी बटे वाई। तो आपके पास शून्यकों का गुणा कितना देगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा है, सी कितना है 7 है, ए कितना है 1 है, तो 7 बटा 1 यानी 7 आ जाएगा। तो शून्यकों का योग तो साथियों 6 हो जाएगा और शून्यकों का गुणा कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो सिंपल सा हमें सूत्र से निकालना है, यहाँ पर हमें किसी प्रकार के शून्य निकाल करके फिर उनको जोड़ना, उनको गुणा करना नहीं है। सूत्र पता होना चाहिए कि आपको शून्यकों का योग पूछता है, तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे वाई होता है। शून्यकों का गुणा क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे वाई ए होता है। देखो अपन एमसीक्यू रिक्त स्थान ये कर रहे हैं ना, इससे आपको हर प्रश्नावली में आप जा पा रहे हो, हर प्रश्नावली में घुस पा रहे हो कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो सारी चीजें आपके दिमाग में अच्छे से क्या हो रही, क्लियर होती जा रही है। ठीक है, तो अपन इसी तरह आपकी सारी चीजों को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट करो। चौथे सवाल में क्या बोला जा रहा है साथियों, ध्यान से देखें, दो चर वाले रैखिक के समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होने की शर्त लिखो। अब हल अद्वितीय होने की शर्त क्या है, मैं तीनों शर्तें आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान से देख लेना, उनसे एक प्रश्न 100% बनेगा और छप कर रहेगा, ध्यान से देखना। पहली शर्त होती साथियों, अगर a1 बटेवा a2, आपके पास दो समीकरण होती है, अगर a1 बटेवा a2 नॉट इक्वल टू आ जाता है b1 बटेवा b2 के, तो ये शर्त होती है साथियों, आप ध्यान रख लेना, ये शर्त है आपके पास प्रतिच्छेदी रेखा होने की। किसके साथियों, प्रतिच्छेदी रेखा होने की शर्त क्या है, तो साथियों ध्यान रख लेना, अगर a1 बटेवा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटेवा b2 आता है, ये प्रतिच्छेदी की है, प्रतिच्छेदी है, तो साथियों हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा। कैसा होगा साथियों, अद्वितीय होगा। और इसके अलावा हल कैसा होगा साथियों, संगत होगा। कैसा होगा, संगत होगा। ये पहला प्रतिबंध याद रखना है। अगर ऐसा ना होकर के ऐसा हो तो साथियों a1 बटेवा a2 का मान बराबर हो b1 बटेवा b2 के, लेकिन बराबर नहीं हो c1 बटेवा c2 के, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो रेखाएं होगी साथियों समांतर रेखा होगी। कैसी होगी, समांतर। और आपके पास यहाँ पर कोई हल नहीं आएगा, क्योंकि समांतर रेखाएं कभी आपस में टकराती नहीं है, काटती नहीं है समांतर रेखाएं, तो आपके पास हल नहीं आएगा। इसके अलावा आपके हल कैसा आएगा, तो ये असंगत हल होगा। कैसा होगा, असंगत हल हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं साथियों, यहाँ पर देखना, अगर a1 बटेवा a2 का मान किसके बराबर हो, b1 बटेवा b2 के, और c1 बटा c2, तीनों ही आपस में बराबर हो, तो ये साथियों आपके समपाती होगी रेखाएं। कैसी होगी, समपाती। और समपाती रेखा, इसका मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी आ रही है, तो आपको क्या मिलेगा, सभी जगह काटेगी वो, तो अनेक हल होंगे। क्या होंगे साथियों, यहाँ पर अनेक हल होंगे। कैसे होंगे, अनेक हल होंगे। और यहाँ पर अनेक हल और कैसा हो जाएगा, तो वो संगत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, संगत। तो तीनों प्रतिबंध हमें अच्छे से याद होने चाहिए। कैसे भी प्रश्न बनाओ अपन जवाब दे पाएंगे उसका। अगर a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो रेखा कैसी होगी, अगर पूछ लिया तो आपको होना चाहिए प्रतिच्छेदी होगी। या फिर जैसे एमसीक्यू में प्रश्न आ गया कि प्रतिच्छेदी रेखा होने के लिए शर्त होगी, और आपकी तीनों शर्तें दे दी, और फिर चौथा दे दिया कि इनमें से कोई नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिच्छेदी के लिए शर्त क्या होती है। तो कुल मिलाकर के हमें पता होना चाहिए साथियों कि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो इसका मतलब प्रतिच्छेदी होगी, अद्वितीय हल होगा, मतलब एक हल होगा, और यहाँ पर संगत हल होगा। फिर बात करते हैं a1 बटा a2 बराबर आ जाता है b1 बटा b2 के, और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो रेखाएं समांतर होगी, हल आपका कोई नहीं होगा, क्योंकि समांतर कभी नहीं काटती रेखाएं। और हल कैसा होगा, असंगत। असंगत केवल एक ही कंडीशन में आता है, वो आता है आपके साथियों समांतर वाली कंडीशन में। बाकी दोनों ही कंडीशन में आपके हल कैसे आते हैं, तो संगत संगत हल आते हैं। यहाँ पर देखो a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 तीनों ही बराबर है। तीनों बराबर है, यानी रेखाएं समपाती है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही तो सभी जगह काटेगी,
सभी जगह काटेगी तो हल कितने हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे। और कैसे होंगे, संगत होंगे। ये प्रतिबंध हमको अच्छे से याद होना चाहिए, नोटबुक के अंदर इसको अच्छे से नोट कर लो। तो यहाँ पर हमें जो बोला जा रहा था साथियों कि आपके पास रेखाओं के अद्वितीय हल होने के लिए कौन सी कंडीशन होगी, तो अद्वितीय होने के लिए कंडीशन हो जाएगी a1/2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसको अच्छे से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते साथियों अति लघुत्मक प्रश्नों में से है। यहां बोला जा रहा साथियों हमें एक समीकरण दे रही कि इसके मूलों का योग ज्ञात करना है। तो अब यार आप सोचोगे कि सवाल तो सर 1 नंबर का है, मूल निकालेंगे, मूलों को जोड़ेंगे और फिर अपन मूलों का योग बताएंगे। इतना बड़ा सवाल सर, ये तो 2 बड़े सवालों में से होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल है साथियों। कॉन्सेप्ट को यूज करना है, मूलों का योग ज्ञात करना है। मूलों का योग मतलब साथियों मूल क्या होता है, एक्स का मान होता है। एक्स के मान को मूल बोल देना। तो शून्य क्या है, शून्य भी तो एक्स का मान है। अगर मैं इस सवाल को ऐसे पूछ लेता कि इसके शून्यकों का योग ज्ञात करो, तब आप क्या बोलते हैं सर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटे वाई। हमें बी पता है, ए पता है, वैल्यू लिखेंगे हमें मिल जाएगा। तो साथियों ध्यान रखें, मूल और शून्य आपके एक ही बात है, एक ही कहानी है। वो दोनों क्या अलग अलग बातें नहीं है। यानी अगर आपको ऐसा सवाल लेकर के पूछ लेते इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो भी 2 ही होगी, क्योंकि जितने घात का बहुपद होता है उतने उसके शून्यक होते हैं। अगर ऐसा सवाल लेकर आप पूछ लेता है कि इसके मूल कितने होंगे, तो भी 2 ही होंगे। तो शून्यक और मूल कोई अलग अलग कहानी नहीं है, दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, अपन कहने का अंदाज अलग अलग है। तो हमें इसके मूलों का योग ज्ञात करना साथियों। तो इसके मूलों का योग ज्ञात करना, तो मूलों का योग वो चाहिए हमें। तो योग में ध्यान रखना साथियों कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है ना, वो होता है माइनस का बी बटे वा ए। अगर ये पूछे था मूलों का गुणा ज्ञात करो, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे वाई। कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो आप। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बीटा, माइनस का बी बटा है, तो माइनस माइनस। अब बी की जगह लिखोगे आप 3, तो ये लिख दिया 3। ए की जगह लिखोगे 2, तो ये लिख दिया 2। तो यह देगा माइनस का 3 बटे 2। कहानी खत्म। अब आप बोलोगे सर हमें तो मूल पता नहीं था, कैसे कर लिया सब कुछ। तो कॉन्सेप्ट से करना है साथियों काम। 1 नंबर का है ना, तो कॉन्सेप्ट से होगा। 1 नंबर वाला सवाल कॉन्सेप्ट से ही होते हैं। इसको अच्छे से नोट करो। तो अपन ने ज्ञात कर लिया कि माइनस का 3 बटे 2 होगा इसके मूलों का योग। यहाँ पर शून्यकों का योग नहीं पूछा है, मूलों का योग पूछा है, लेकिन दोनों एक बात है, ध्यान रख लेना। साथियों क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधर आचार्य विधि को लिखो, सूत्र लिखो। अब सूत्र आपको आता है ना साथियों, तो 1 नंबर आपका खटक क्लियर हो जाएगा। तो सूत्र कुछ नहीं देखिए साथियों, श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये सूत्र आपको याद कर लो, 1 नंबर क्लियर हो गया। सूत्र आते हैं साथियों, ध्यान रख लेना। आपके वो प्रश्नावली कौन सी है, एक तो आपके माध्य का सूत्र में से प्रश्न आता है, बहुल्य का सूत्र पूछ लिया, माध्य का सूत्र पूछ लिया है ना, तो ये सूत्र आपको ध्यान होना चाहिए। एक आपके ये आयतन से संबंधित सूत्र ध्यान रख लेना अच्छे से, गोले का आयतन हो गया, बेलन का आयतन हो गया, ठीक है, क्षेत्रफल, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है। तो सूत्र भी आपके आते हैं, ध्यान रख लेना। जैसे यहाँ पर पूछ जाएगी श्रीधराचार्य विधि का सूत्र लिखो, तो x बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये आपके है साथियों श्रीधर आचार्य सूत्र, यहाँ पर क्लियर हो गया। फिर बोला जा रहा है साथियों किसी वृत्त की त्रिज्या और उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है। प्रश्न छपा कि नहीं छपा। यानी आपके वृत्त का एक तो स्पर्श रेखा क्वेश्चन भी पहला आ गया है और दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने ये आ गया है। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या क्या होती है, परस्पर लंबवत होती है। बोला कि नहीं बोला कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कोण कितना बनेगा, तो 90 डिग्री का बनेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अपना क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हो गया है। ऑप्शन आ जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा, केवल 90 डिग्री लिखना। ये लो सा 1 नंबर खटाक क्लियर। यानी इतना सा लिखा 1 नंबर, इतना सा लिखा 1 नंबर। यानी आपका अगर आपने पढ़ा हुआ है ना सचिव, तो आप इतना शानदार तरीके से आंसर देखा होगा, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे अपन एमसीक्यू के रिक्त स्थान के जितने बनते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन, 300-400 क्वेश्चन कर लेंगे, ध्यान रखना अच्छे से। फिर अपन बात करते हैं साथियों, हमें दे रखा है निर्देशांक दे रखा 4,3, हमें भुज और कोटि बतानी साथियों, ध्यान से देखना। ये अपने पास 8वां क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है। तो अब देखो इसको खेल खत्म कर लो। एक बिंदु दे रखा 4,3, भुज और कोटि। एक्स का जो मान होता है ना साथियों, वो आपका भुज होता है। क्या होता है साथियों, भुज। और वाई का जो मान होता है ना साथियों, वो आपका क्या होता है, कोटि होता है। लोसा, इसका भुज कितना 4 है, कोटि कितना 3 है, 1 नंबर लोसा, खत्म खल्लास। यानी आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। फिर देखिए साथियों, मान ज्ञात करना हमें, वापस देखो मान ज्ञात करना है, आपके टेबल काम है कि नहीं है। मैं कह रहा हूँ टेबल बनाना सीख लेना, इसके लिए एक शानदार और जानदार क्लास लेकर आने वाला हूँ। टेबल बनाना बहुत ही अच्छे से सीख लेना। अगर टेबल बनाना सीख लेना तो 2-3 नंबर तो टेबल दे जाएगी आपको, क्योंकि 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन ही आगे और एक बड़े प्रश्न आते हैं जहां पर भी आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी। पर्सनालिटी 9 में टेबल की जरूरत पड़ती है, पर्सनालिटी 8 में टेबल की जरूरत पड़ती है। तो टेबल बनाना बहुत अच्छे से सीख लेना, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला जा रहा है कि cos 30 माइनस sin 60, cos 30 माइनस sin 60
इसका मान चाहिए। अब देखो cos 30 का मान होता है √3/2, कितना होता है साथियों, √3/2। sin 60 का मान होता है √3/2, और √3/2 में से √3/2 घटाओगे तो 0 आ जाएगा, बात ही खत्म। वैल्यू पता है तो कितना आसान काम है, पता नहीं है तो 0, इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप अड़ंग बड़ंग कुछ भी लिखा होगा ना, कुछ भी मार्क्स नहीं मिलने वाले उसमें। फिर आगे बढ़ो, हमें दे रहेगा sin 3x = 1, ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट करो, फिर इसको मैं क्लियर कर लेता हूं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 को देख लो साथियों। हमें एक सवाल दे रखा है, यहाँ पे ध्यान से देखना, sin 3x बराबर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, और हमें बोल रहा है आप x का मान ज्ञात करो। ऐसा जब भी सवाल आता ना साथियों, इस तरह का सवाल sin 3x = 1, तो आपको कुछ नहीं करना है, उस वाली वैल्यू को भी साइन में लेकर के जाना है। तो आप मुझे बताओ साइन में 1 का मान 1 कब आता है, तो साइन 90 के ऊपर आता है। साइन 90 कितना होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ से ध्यान से देखना, sin 3x बराबर ये आ जाएगा sin 90, यानी मैंने इसको साइन में चेंज कर दिया कि 1 का मतलब होता है sin 90। तो साइन से साइन गई हो तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 90। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 90/3, तो 3 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 30 डिग्री। कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। सिंपल सा क्लियर हो गया सवाल। यानी ऐसा जब भी सवाल आता है, दिमाग में बिठा लो कि ऐसा जब भी सवाल आता है तो हमें उधर वाले जो भी मान दे रखा है ना, इधर साइन चल रहा तो साइन में जाना, इधर अगर 10 चल रहा होता तो मैं 10 में लेकर जाता उस मान को, अगर कोट चल रहा तो कोट के मान में लेकर के जाता। तो हमें पता होना चाहिए कि sin 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ पर क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात भी यही कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात भी अपन यही कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। हमें कुछ संख्याएं दे रही जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख गई होगी, हमें माध्य ज्ञात करना है। माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, माध्य ये होता है साथियों, संख्याओं का योग बटेवा उनकी संख्या कितनी उनका भाग दे दो। तो सिंपल सी बात, आपकी सभी संख्याओं को जोड़ूंगा और उसमें भाग दे दूंगा। तो देखो आपके पास 10 है, आपके पास 12 है, फिर आपके पास 8 है, फिर आपके पास 7 है, फिर आपके पास क्या है, तो 13 है। उसमें मैं किसका भाग दूंगा, संख्या कितनी, 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे दूंगा। जोड़ लो कितना हो रहा है, 12 और 8 को जोड़ो कितना हो गया, 20, 7 और 13 जोड़ लो कितना हो गया, 20, 20 और 20 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 में 5 का भाग दो, कितनी बार जा रहा है, 5 8 40। इसका माध्य कितना आ गया साथियों, तो यह आ जाएगा माध्य आपका 8 आ जाएगा। यानी माध्य का सूत्र लिखना पड़ेगा, संख्याओं का योग बटेवा संख्या, कितनी बार वो संख्या आ रही है, ठीक है। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 को यही सस्ते में निपटा देते हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है साथियों, एक सिक्के को उछाला जाता है, क्या किया जाता है, एक बार उछाला जाता है तो चित और पट आने की संभावना क्या होगी। मुझे बताओ, एक सिक्के को उछालते हो तो आपके पास क्या संभावना है, या तो चित आएगा या फिर पट आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। यानी आपके पास हेड या टेल दोनों आ सकते हैं। प्रायिकता क्या होती है साथियों, प्रायिकता ये होती है, यानी आपको पास क्या करना है, अनुकूल घटना बटेवा कुल घटना। अब कुल घटना कितनी हो सकती है, एक सिक्के को उछालेंगे तो 2 घटना हो सकती है, या तो हेड या टेल, 2 घटना हो सकती है। यानी अनुकूल कितनी होगी, तो अनुकूल का मतलब फेवर। यानी अब मुझे बताओ, सिक्के को उछाला या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो यहां पर मैं बात करता हूं हेड आने, चित आने की क्या प्रायिकता है, यह ध्यान से देखना, चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता। तो चित आने की प्रायिकता क्या होगी साथियों, तो वो हो जाएगी आपके पास 1/2। क्यों, क्योंकि चित आने के लिए अनुकूल कितना है, तो 1 ही है। एक सिक्के को उछालेंगे तो हेड तो एक तरफ ही आ सकता है, तो अनुकूल 1 बटेवा कुल कितनी घटना हो रही है, कुल तो 2 है, हेड या टेल, तो अनुकूल बटा कुल यानी 1/2। इसी प्रकार आपके पास साथियों पट आने की प्रायिकता जो बनेगी वो भी बनेगी 1/2। चित और पट आने की प्रायिकता साथियों 1/2 1/2। अपन नहीं कहता है जैसे सिक्के को उछाला तो हेड या टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 50-50% चांस होते हैं। तो 50-50 का मतलब हो गया साथियों यहाँ पर 1/2 या 1/2 यह आ जाएगा। चित आने की प्रायिकता 1/2 और पट आने की प्रायिकता भी 1/2, यानी अनुकूल घटना बटेवा कुल घटना को बोलते हैं अपन प्रायिकता। तो इस प्रकार साथियों आज की क्लास के अंदर अपन ने बहुत सारे एमसीक्यूज, रिक्त स्थान और एक नंबर के अति लघुत्मक प्रश्नों को क्या किया, कंप्लीट किया है। उन क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हुए मैंने कोशिश करी कि उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनको भी मैं साथ का साथ आपको कवर कराता जाऊं, ताकि आपको एक अच्छा सा मैटर मिल सके और आप आने वाले क्वेश्चनों को अच्छे से फाइट कर सको, क्या कर सको, फाइट कर सको, अच्छे से अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना साथियों। आने वाली क्लास के अंदर नेक्स्ट जो अपनी क्लास आएगी संकट भोजन सीरीज की जो पार्ट 2 आएगा, उसके अंदर अपन और भी एमसीक्यूज, रिक्त स्थान और एक नंबर के अति लघुत्मक प्रश्नों को क्या करेंगे, इसी तरीके से, इसी वे और इसी अंदाज में क्या करेंगे साथियों, कंप्लीट करेंगे और उससे मिलते जुलते सारे सवालों को अपन वही क्लियर करते हैं चलेंगे, ताकि सवाल जब भी आएगा आपके सामने तो आप डरोगे नहीं, आप घबराओगे नहीं और एक कॉन्फिडेंस के साथ उस सवाल को क्लियर कर पाओगे, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अंत में इतना ही कहकर जाऊंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत। Chicago.